स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अपनी जनता पार्टी के तत्वाधान में संविधान सम्मान एवं जनहित यात्रा का दूसरा चरण कल से बस्ती मंडल से शुरू करने का ऐलान किया। तीसरे चरण के कार्यक्रम में कानपुर मंडल और आगरा मंडल के जिले में होंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य केंद्र और प्रदेश सरकार की नींद से जगाने के लिए है। किसानों की समस्या, गरीबी, बेरोजगारी, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, ओबीसी एससी नौजवानों की हत्या, लड़कियों महिलाओं की हत्या को सुसाइड का रूप साबित करना, संविधान की अनदेखी करना, आरक्षण को शून्य कर देना और कोई भर्ती आए तो आरएसएस के लोगों की भर्तियां हो रही हैं। भर्तियों में खूब धांधली की जा रही है। सुनियोजित तरीके से साजिश के तहत नौजवानों को बेरोजगार बनाया जा रहा है। संस्थान और नौकरियां निजी हाथों में बेची जा रही है। यह सरकार नौजवानों के सपनों को तार-तार कर रही है। प्रतापगढ़ में नर्स का कार्य कर रही दलित युवती की बलात्कार के बाद हत्या की गई। आजमगढ़ में पुलिस कस्टडी में युवक की हत्या, पुलिस ने दिखाया नारे से फांसी लगा ली है। पुलिस गुंडे का पर्याय बन गई है। गुंडे माफिया अपराधियों पर सरकार पुलिस कार्यवाही करने से बचती है। इनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। पीएम और सीएम की नजर इन पर नहीं जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसी तरह के कई आरोप केंद्र और योगी सरकार पर लगाए हैं। आइए सुनते हैं क्या क्या कहा है। अपनी जनता पार्टी की तत्वावधान में संविधान सम्मान व जनहित ओंकार यात्रा जो बहुजन नायक मानवर कांशीराम जी के जन्मदिन 15 मार्च से प्रारंभ हुई थी, कल यानी 2 अप्रैल से उस यात्रा का दूसरा चरण प्रारंभ होगा। दूसरे चरण में बस्ती मंडल और गोरखपुर मंडल के सभी जनपद और विधानसभा आच्छादित किए जाएंगे। इसी क्रम में लगातार तीसरे चरण के भी कार्यक्रम की घोषणा हो गई है, जिसमें कानपुर मंडल और आंशिक आगरा मंडल के जिले लिए जाएंगे। जैसा कि संविधान सम्मान एवं जनहित ओंकार यात्रा का मुख्य उद्देश्य आज केंद्र और प्रदेश की कुंभकर्णी नींद सोने वाली सरकार को जगाने का है, क्योंकि आज पूरे देश प्रदेश में बेतहाशा बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, किसान समस्या, छुट्टा जानवरों से फसल के चले जाने की समस्या, महंगी शिक्षा, अस्पतालों से गरीबों के लिए दवा का नदारद होना और साथ ही साथ अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज पर बेतहाशा जनजातीय अत्याचार की घटनाओं में बढ़ोतरी और आए गए दिन एससी एसटी ओबीसी के किसी न किसी नौजवान की हत्या, बहन बेटियों को बलात्कार का शिकार बनाया जाना, बलात्कार करने के बाद हत्या कर घटना को आत्महत्या साबित करने की कोशिश का खुलासा करने के लिए ये यात्रा पूरे प्रदेश में भ्रमण पर निकली हुई है। साथ ही साथ जब से भाजपा सरकार आई है, संविधान की अनदेखी कर संविधान प्रदत्त अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्गों के आरक्षण को शून्य कर दिया है, निष्प्रभावी कर दिया है। मनमाने तरीके से यदि कभी कोई भर्ती आई भी तो उसमें आरएसएस के लोगों की भर्ती की जा रही है। की आवश्यकता है बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलाने का, महंगाई पर प्रभावी अंकुश लगाने का, किसान समस्या हल करा करके न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा करने का, छुट्टा जानवरों से फसल को चलाने से बचाने का, महंगी शिक्षा को खत्म कर वन नेशन वन एजुकेशन की व्यवस्था लागू करने का, साथ ही साथ एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज मुस्लिम समाज पर हो रहे धर्म और जाति दुर्भावना से ग्रसित होकर जनजातीय अत्याचार पर प्रभावी अंकुश लगाने का,
आरक्षण व्यवस्था को 100% अनुपालन करने का, और साथ ही साथ जो सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ अगर लेना है तो जातिवार जनगणना कराना आवश्यक है। जातिवार जनगणना सभी का करा करके आबादी के अनुपात में सबको आरक्षण दे दें, जिससे कि भर्ती में किसी प्रकार की धांधली का गुंजाइश न रह जाए। इसी के साथ ही साथ जब भी चुनाव होते हैं, उपचुनाव हो या आम चुनाव, ईवीएम पर उंगली उठती है। तो अगर ईवीएम पर उंगली उठती है, लोकतंत्र पर उंगली उठती है, तो स्वाभाविक रूप से निर्वाचन आयोग और भारत सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए कि जहां से ईवीएम की शुरुआत हुई, जब उन वेस्टर्न काउंटीज में ईवीएम को लोगों ने बाय बाय टाटा कर लिया और बैलेट पेपर के माध्यम से वोटिंग सिस्टम शुरू कर दिया, तो यहां पर भी ईवीएम से मुक्ति दिलाकर बैलेट पेपर के माध्यम से वोटिंग कराना चाहिए। इन सारी मांगों को लेकर के ये यात्रा हमारी प्रदेश में लगातार चल रही है, और आज दूसरे तीसरे चरण की कार्यक्रम की जानकारी भी मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को दे रहा हूं। साथ ही साथ हमारी एक मांग और भी है कि आज जो श्रम का शोषण हो रहा है, 8 घंटे कड़ी मेहनत के बावजूद ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीटेक, बीबीए, एमबीए तमाम लड़के 8,000, 10,000, 12,000 पर नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। उनको सरकारी कर्मी घोषित कर पूर्णकालिक वेतन दिया जाए। साथ ही साथ मानदेय पे काम करने वाले आशा बहुए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सहायिका, शिक्षा मित्र, पंचायत मित्र आदि आदि को सरकारी कर्मी घोषित कर इनको भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई की भांति पूर्ण वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। में बड़े पैमाने पर घोटाले किए जा रहे हैं। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आज भी 18,000 आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थी दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनको नियुक्ति पत्र न देकर के सामान्य वर्ग के लोगों को नियुक्ति पत्र पकड़ा दिया। माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी आजकल उनकी तैनाती नहीं हो पाई है, जो बहुत ही दुखद है। इसके साथ ही साथ आज सुनियोजित साजिश के तहत देश के नौजवानों को बेरोजगार बनाने का साजिश किया जा रहा है, जिसके कारण वो सरकारी संस्थान प्रतिष्ठान जहां नौजवानों को नौकरियां मिलनी चाहिए, एक एक करके निजी हाथों में बेची जा रही हैं। जो आजादी के बाद ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य का अवसर है, जिसमें सरकारी संपदाओं को निजी हाथों में बेचने का पाप भाजपा सरकार कर रही है। यानी जिन सरकारी विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें होती हैं, उसको भी ये सरकार निजी हाथों में सौंपकर उन नौजवानों के सपनों को तार तार कर रही है। और आज अभी 2 दिन पहले प्रतापगढ़ में एक दलित बेटी जो नर्स के रूप में काम करती थी, बलात्कार करके हत्या कर मौत के घाट उतार दिया। अभी 2 दिन पहले मैं फतेहपुर का दौरा करके लौटा हूं। वहां पर भी इसी प्रकार से 28 साल के एक नौजवान को दबंगों ने पीट पीट के मार डाला। यही नहीं, आजमगढ़ में एक नौजवान की पुलिस कस्टडी में हत्या हुई और घटना को दिखाया गया पैजामे के नारे से उसने फांसी लगा लिया। इस तरीके से आज सरकार गुंडाराज की पर्याय बन गई है। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। पूरा प्रदेश जंगल राज बन गया है। गुंडे, माफिया, अपराधी सत्ता के संरक्षण में बेखौफ होकर कहर बर्पा कर रहे हैं।
सरकार गूंगी बहरी अंधी बनकर तमाशबीन बनी हुई है। इन गुंडे माफिया अपराधियों पर कानून कार्रवाई करने से बचता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको सरकारी संरक्षण प्राप्त है। और माननीय मुख्यमंत्री जी हों, हमेशा हवा हवाई फेंकते रहते हैं। आज जो मूलभूत प्रदेश और देश की समस्या है, न उस पर नजर प्रधानमंत्री की जा रही है, न मुख्यमंत्री की जा रही है। आज इसीलिए इस यात्रा के माध्यम से मेरी मांग है केंद्र और प्रदेश सरकार से कि हिंदू मुस्लिम मस्जिद में मंदिर खोजने और औरंगजेब के प्रकरण उछालने से समस्याओं का निदान नहीं होना है। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे लगता है इस क्षेत्र में पीएचडी करके आए हैं, और जब देखिए सोते उठते जागते बैठते हमेशा हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर, कभी बाबर की औलाद, कभी औरंगजेब आदि आदि कह करके देश की जनता की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। अब कल से मेरी दूसरी यात्रा शुरू होने जा रही है, और उसी कंटिन्यूएशन में 10 से लेकर के 14 तक कानपुर मंडल और आंशिक आगरा मंडल के जिलों का भी भ्रमण प्रस्तावित है। कल बस्ती जनपद से शुरू होगा, उसके बाद खलियाबाद, फिर सिद्धार्थनगर, फिर महाराजगंज, और उसी क्रम में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के कारण मैंने 2 दिन के दौरे में गैप किया है। फिर 7 तारीख से गोरखपुर, देवरिया, गौरी बाजार, हाटा होते हुए कुशीनगर, और 8-9 में कुशीनगर के सभी जिले विधानसभाओं के भ्रमण कार्यक्रम, और फिर उसके बाद 10 से लगातार कानपुर के कन्नौज, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर देहात और कानपुर नगर के सभी जिलों में 30 जन की यात्रा की जाएगी। जनता पार्टी समर्थन संशोधन वक्फ प्रॉपर्टी के खिलाफ जो सरकार लाने जा रही है, ये कहीं न कहीं सरकार का दुराग्रहपूर्ण निर्णय है। अभी तक जिस तरीके से वक्फ बोर्ड काम करता रहा है, उसको पूर्व की भांति यथावत काम करते रहने दिया जाना चाहिए। सरकार इस बिल को लाकर के वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को कहीं न कहीं अपने दुरुपयोग करने, मनमाने तरीके से उसको बेजा इस्तेमाल करने के दुरुपयोग की पूरी संभावनाएं हैं। इसलिए अपनी जनता पार्टी सरकार के इस संशोधन बिल का विरोध करती है, और साथ ही साथ जो वक्फ बोर्ड का पूर्व का उसके क्रियाकलाप है, उसको यथावत बनाए रखने की मांग भी करती है। कहा है कि ताजियों का साइज छोटा हो, जिससे मुस्लिम समुदाय में काफी नाराजगी है। माननीय मुख्यमंत्री जी की बोली भाषा मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद की गरिमा के विपरीत है। हर धर्म के लोग अपने धर्म को अपने तौर तरीके से मनाते हैं। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की गाइडलाइन अगर कहीं आती है तो धर्म विशेष पर हस्तक्षेप माना जाता है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को केवल ताजिए पर निगाह जाती है
नमाज मस्जिद में नमाज पढ़ने पर उनका ध्यान जाता है, तो अगर तमाम कुरीतियां उनके अपने धर्म विशेष में हैं, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? इसलिए किसी धर्म विशेष के क्रियाकलाप में हस्तक्षेप करना हम समझते हैं यह कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। सरकार को ऐसे निर्णयों से बचना चाहिए। भारतीय संविधान भी इस बात की इजाजत नहीं देता है कि आप किसी भी धर्म विशेष में हस्तक्षेप करें और किसी धार्मिक कार्य को सरकारी हस्तक्षेप करके उसमें दखल देने की कोशिश करें। यह संविधान भी इजाजत नहीं देता है।